a lot of content. Pressure injury इसमें अच्छा लिखा हुआ था, इसलिए आई एम यूजिंग दिस. सो ज्यादातर लोगों को तो पता ही होगा प्रेशर इंजरी क्या चीज होती है. व्हाट इज प्रेशर इंजरी? हेलो, व्हाट इज प्रेशर इंजरी? The injury which is caused by pressure, like blood sores. डायरेक्ट प्रेशर की वजह से, और प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर the tissue gets damaged, the skin, underlying tissues get damaged, and the skin get damaged, and the blood supply towards that area is affected. तो इसको जो है वो हम प्रेशर इंजरी बोलते हैं. ठीक है. एंड टिश्यू कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो होता है टुवर्ड्स द स्किन वो कम हो जाता है या स्टॉप हो जाता है, जिसकी वजह से टिश्यू को जो है वो इस्कीमिया होता है. इस्कीमिया की वजह से सेल डेड होते हैं. सेल डेड होने की वजह से उसके अंदर जो है वो नेक्रोसिस होता है, और उसकी वजह से प्रेशर इंजरी डेवलप होती है. ठीक है. और ये डिफिकल्ट टू हील होती है बिकॉज ऑफ द लो ब्लड सप्लाई Blood टू supply. दैट एरिया. ओके. प्रिवेंशन स्किन बैकग्राउंड का ऐसे करना है कि ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें प्रिवेंट करना है, और हमारा नर्सिंग रोल इसी में ही ज्यादा आता है, हाउ टू प्रिवेंट द प्रेशर इंजरीज. मैम आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही. स्क्रीन नजर नहीं आ रही? आ रही है? बाकी No. मुझे बता दो. आ रही है मैम. आ रही है? मेरे पास भी खुली हुई है, इसीलिए आई वाज आस्किंग. मुझे तो नहीं आ रही. आप चेक कर लो अपना इंटरनेट, या तो फिर लीव करके वापस से ज्वाइन कर लो. सो द रिस्क फैक्टर्स आर, स्किन के ऊपर कोई प्रेशर है, डायरेक्ट प्रेशर आ रहा है, उसकी वजह से हो सकता है स्किन की शेयरिंग और फ्रिक्शन. व्हाट इज शेयरिंग? किसी को पता है शेयरिंग क्या होती है? वेयरिंग, शेयरिंग. तो चीज को घसीट के जो इंजरी होती है. सीट के ची. ठीक है. जैसे नॉर्मली हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट को पजामे से खींच के जो है ना उसकी पोजीशन करते हैं. ठीक है. पजामे से खींच के ऊपर कराते हैं, पजामे से खींच के पोजीशनिंग कराते हैं. उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, जो शेयरिंग प्रोड्यूस होती है, उससे स्किन के ऊपर रगड़ आती है, एंड दैट कैन कॉज द पेशेंट स्किन ब्रेकडाउन हो सकता है. उसकी वजह से इमोबिलिटी की वजह से, मेल न्यूट्रिशन की वजह से, हाउ इट्स गोइंग टू कॉज द स्किन ब्रेकडाउन because of malnutrition. How can malnutrition aid into pressure injuries? Anyone? Can you repeat question? Question is, how can malnutrition aid into pressure injuries? मेल न्यूट्रिशन का ये होगा कि अगर उसकी वो लो कैलोरी डाइट है, लो प्रोटीन डाइट है, तो ऑब्वियसली उसको वो फूड नहीं मिलेगी, ब्लड से वो न्यूट्रिशन नहीं जा रही, तो उस वजह से वो उसका मजीद रिस्क बढ़ता जाएगा. हाँ, हीलिंग हीलिंग नहीं होगी. ठीक है. हीलिंग नहीं होगी, इसकी वजह से जो है वो स्किन डैमेज हो रहा है, और हीलिंग प्रॉपर नहीं होगी बिकॉज ऑफ लो प्रोटीन और लो एनर्जी डाइट. विटामिन सी, जिंक की कमी हो, तो इस तरह की डाइट में जो है वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से स्किन इंजरीज हो सकती हैं. इनकॉन्टिनेंस है, अगर स्टूल या यूरिन का इनकॉन्टिनेंस है तो वो जो है एरिया मॉइस्ट रहेगा, वेट रहेगा, और इसकी वजह से जरा सी भी अगर खरोच आएगी तो वो स्किन ब्रेक डाउन कर सकती है. सेंसरी परसेप्शंस जो है वो डिक्रीज्ड है. फॉर एग्जांपल डायबिटीज है, या कोई स्किन या कोई ब्रेन का कोई या न्यूरोवेस्कुलर का कोई इशू है, जिसकी वजह से सेंसेशंस नहीं है, तो कोई इंजरी होगी तो पता नहीं चलेगा कि कोई इंजरी हो रही है, एंड दैट कैन कॉज इंजरी, बट द पर्सन विल बी अननोन टू इट, और उसकी वजह से इंजरी बढ़ सकती है. So, for exam purpose, you should remember that avoid direct massage to the reddened area, क्योंकि जब reddened area पे हम मसाज करते हैं तो उसकी प्रेशर, मसाज के प्रेशर की वजह से जो कैपिलरी बेड्स होते हैं उसकी जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है, और उसका नेक्रोसिस हो सकता है. ठीक है. सो वी शुड नॉट मसाज द एरिया जो रेडेंड है या डैमेज्ड एरिया, उसको मसाज नहीं करना है. ठीक है. सो दैट इज वन टिप टू रिमेंबर. इसके बाद इंटरवेंशंस के ऊपर आते हैं. तो इंटरवेंशंस जो हैं
स्टेजिंग हम पहले बाद में करते हैं, पहले हम इंटरवेंशंस कर लेते हैं. सो इस इंटरवेंशन इज कि पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से पेशेंट जो है वो रिस्क पर हैं, और फिर उनके लिए प्रेशर इंजरीज के लिए मेजर्स लेने हैं जो होते हैं. परफॉर्म स्किन असेसमेंट परफॉर्म करना है. ब्रेडन स्केल होता है जो कि अभी सादिया ने ग्रुप में भेजा है, सो यू कैन फॉलो दैट. ब्रेडन स्केल जो है वो स्किन ब्रेकडाउन के जो रिस्क पर होते हैं उनके लिए होता है, टू आइडेंटिफाई विच पेशेंट्स आर एट रिस्क. स्किन को जो है वो ड्राई रखना है और शीट्स होनी चाहिए, वो रिंकल फ्री होनी चाहिए. इनकॉन्टिनेंट पेशेंट है तो उनको बार बार चेक करना है और फ्रीक्वेंटली उनके पैड्स या डायपर्स वगैरह चेंज करने हैं, या जो है वो अगर जैसे ही उनके कपड़े खराब हो जाते हैं तो उनको फौरन चेंज कराना है. क्रीम्स या लोशंस यूज करते हैं लुब्रिकेंट के लिए बिकॉज दे प्रोवाइड द बैरियर और प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करते हैं. अगर बहुत ड्राई स्किन है तो उसको ड्राइनेस की वजह से भी स्किन जो है वो ड्राइनेस की वजह से भी वेयरिंग ट्रेडिंग हो सकती है. सो दैट इज वाई लुब्रिकेंट्स और लोशंस वगैरह यूज करने चाहिए, बट बहुत ओवरली नहीं करना है कि जिसकी वजह से स्किन मॉइस्ट ही रहे और वो अगेन डैमेज हो जाए. पोजीशन करते हैं एवरी 2 आवर या उससे फ्रीक्वेंटली अगर नेसेसरी है तो, और रेंज एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एटलीस्ट एवरी 8 आवरली जो है वो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन करनी है. अगर पेशेंट जो है वो सिटिंग एरिया में है कंटिन्यूसली, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट आर प्रेशर पॉइंट्स होते हैं बैक ऑफ द हेड, और इसके अलावा जो है वो शोल्डर एरिया, आर्म एरिया, हिप एरिया, ठीक है, ग्रॉइन एरिया, दीज आर द एरियाज दैट आर एट रिस्क टू डेवलप द प्रेशर सोर्स. अगर साइडलाइन पोजीशन है तो एल्बो और नी है, और जो है वो एंकल है, और चीक्स हैं और शोल्डर वगैरह है, तो दैट कैन बी एट द रिस्क. और इसके अलावा सीधा लेटा हुआ है पेशेंट कंटिन्यूसली, सो दीज आर एरियाज एट द रिस्क. इम्पॉर्टेंट इज द स्टेजिंग. स्टेजिंग में हर स्टेज में अलग अलग तरह की इंटरवेंशंस होती हैं. सो वी शुड नो व्हाट इंटरवेंशंस आर इम्पॉर्टेंट वंस. ठीक है, सारी तो नहीं लेकिन इम्पॉर्टेंट वंस हम पढ़ेंगे. सो स्टेज 1 में क्या होता है, स्किन क्या होती है, what happens in stage 1? रेड हो जाती है. रेड हो जाती है, ठीक है, लेकिन स्किन जो होती है वो इंटैक्ट होती है. ठीक है, स्किन इज रेड बट इंटैक्ट. और ब्लांच नहीं होती. ब्लांच का मतलब ये है कि एक्सटर्नल प्रेशर अगर दे तो वो वाइट नहीं हो जाता, वो रेड ही रहता है. ठीक है, और ये ऐसे अपेयर होती है कि डार्क पिगमेंटेशन हो जाती है और प्रोसीड करती है कि चेंजेस, सेंसेशन, टेम्परेचर, फर्मनेस वगैरह में चेंजेस आ सकती हैं इसकी वजह से. स्टेज 2 में क्या होता है, स्किन इंटैक्ट होती है या नहीं होती है? स्किन ब्रेकडाउन यहाँ पे शुरू हो जाता ब्रेकडाउन, है. हाँ, यहाँ पर स्किन का ब्रेकडाउन हो जाता है. सो एट फर्स्ट स्टेज स्टिल द पेशेंट बेड सोर स्किन ब्रेकडाउन प्रिवेंटेबल अगेन होता है, बट वंस द स्टेज 2 पे आ जाए तो फिर ब्रेकडाउन हो चुका होता है. ठीक है, सो पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है और डर्मिस जो है वो एक्सपोज हो जाती है, और वूंड बेड जो है ना वो पिंक होता है या रेड कलर का होता है और मॉइस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर सिरस फ्लूइड होता है जो कि निकल रहा होता है. ठीक है, और जो पेशेंट होता है वो प्रेजेंट करता है कि उसका जो वुंड होता है वो इंटैक्ट होता है या तो ओपन और रप्चर्ड हो चुका होता है, और सिरम फिल ब्लिस्टर्स अगर बने हुए हैं तो भी वो स्टेज 2 के अंदर आता है अगर ब्लिस्टर्स बने हुए तो. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन एंड शेयरिंग. स्टेज 3 में फुल थिकनेस स्किन लॉस होता है और एडिपोज टिश्यू विजिबल होता है फ्रॉम द अल्सर्स. इसके अंदर जो है वो स्लफ प्रोड्यूस होता है या एस्कार कैन बी प्रेजेंट. एस्कार इज रेडिश इन कलर और स्लफ जो होता है वो व्हाइटिश इन कलर होता है. ठीक है, ये स्लफ है, दिस वन इज स्लफ, एंड दिस वन रेड कलर का, अगर फुल रेड कलर का है तो दैट इज एस्कार. और ये अंडरलाइन जो है वो टनलिंग भी हो सकती है कि ऊपर स्किन है लेकिन ये अंदर की तरफ जो है वो बड़ा सा वूंड है. सबकुटेनियस टिश्यू जो है वो डैमेज्ड होगा और निक्रोज्ड होगा. इसके बाद फुल थिकनेस स्किन जो है और टिश्यू लॉस होता है, उसके अंदर जो है वो पैल्पेबल जो फेशिया होती है, मसल होता है, टेंडन होता है, लिगामेंट्स होते हैं, कार्टिलेज या बोन, सब कुछ ही एक्सपोज होता है. और स्लफ हो सकता है या जो है वो स्कार हो सकता है, और पेशेंट जो है वो उसका वूंड रोल्ड वूंड हो सकता है, टनलिंग हो सकती है. ठीक है,
सो दिस कैन बी इन स्टेज 4. इसके बाद आता है अनस्टेजेबल, जिसके अंदर जो है वो इस तरह का नेक्रोज्ड ऑब्सकर्ड फुल थिकनेस स्किन और टिश्यू लॉस हो चुका है, और इसका जो है वो एक्सटेंट डैमेज का नहीं पता चल रहा होता, बिकॉज जो स्कार या स्लफ होता है वो बहुत हद तक जो है वो मिक्सअप हुआ होता है, उससे पता नहीं चलता कि ये किस तरह का है, वो कितना डीप है, तो इसको हम अनस्टेजेबल बोलते हैं. इसके बाद आता है सस्पेक्टेड टिश्यू इंजरी, जिसके अंदर जो है वो नॉन ब्लांचेबल रेड डीप कलर के पर्पल या मरून कलर की डिस्कलरेशन हो सकती है और डार्कर पिगमेंटेशन होती है, लेकिन ये एपिडर्मल से सेपरेट हुआ होता है और ब्लड फिल्ड इसके अंदर ब्लिस्टर्स होते हैं, लेकिन स्किन डैमेज नहीं हुई है रेड कलर के, बट अगेन अंदर जो है वो स्लफ वगैरह बना हुआ है, सो दैट इज सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी, लेकिन ऊपर से स्किन इंटैक्ट होती है. इस पे हमें क्या करना है कि अगेन जो सेरोसिजिनस एक्सुडेट्स होते हैं, नॉर्मली ये जो अपर एडर्मिस या फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री में सेरोसिजिनस फ्लूइड्स डिस्चार्ज होते हैं, एक्सुडेट बनता है, पिंक पेल या वाटरी फ्लूइड होता है, और ये अगर प्रूलेंट है तो इसका मतलब है कि जो है ना इन्फेक्टेड है, देन वी नीड टू टेक द कल्चर्स ऑफ इट, ठीक है. लेकिन सेरोसिजिनस का कल्चर्स लेने की जरूरत नहीं है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि स्किन नॉर्मली हमारी वैसे भी होता है ना, नॉर्मली स्किन कट जाती है, पानी जैसा फ्लूइड निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज सेरोसिजेनस फ्लूइड, ठीक है. और ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितना कॉम्प्लेक्स वुंड है उसके हिसाब से, ठीक है. सो एंड इसमें जो है वो ट्रीटमेंट की कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हम देख लेते हैं. पूरा याद करने की ऐसे जरूरत नहीं है, बस नीड टू अंडरस्टैंड एंड नीड टू एटलीस्ट नो कि किस तरह का कौन सी स्टेज पे क्या अप्लाई करते हैं. सो स्टेज 1 में ड्रेसिंग टाइप होती है, या तो कुछ भी ना अप्लाई करें, अगर अप्लाई करने की जरूरत है तो ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग या हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग लगाते हैं. हाइड्रोकोलॉइड इज लाइक जेली की तरह होती है, ठीक है, तो ये ड्रेसिंग लगाते हैं, और ये अगर एपिडर्मिस लॉस नहीं हुई है तो जो है वो 47 to 14 डेज में इसकी वजह से हील हो जाता है. इसके बाद जो सेकेंड डिग्री है, अगेन उसमें हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग लगा सकते हैं, और हाइड्रोजेल का जो फोम होता है या गॉज ड्रेसिंग करते हैं, और ये जो है वो हील करता है, एपिथेलियलाइजेशन करता है, एपिथेलियल की ग्रोथ में हेल्प करता है. इसके बाद थर्ड डिग्री में अगेन हाइड्रोकोलॉइड या हाइड्रोजेल या तो फिर कैल्शियम एलिजिनेट और गॉज की ड्रेसिंग्स की जा सकती हैं, और फोर्थ इज उसमें कैल्शियम एलिजिनेट और गॉज की ड्रेसिंग करते हैं. सो फर्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग होती है, बाकी तकरीबन हर किसी में हाइड्रोकोलॉइड की ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है. सो एंड फोर्थ में हाइड्रोजेल की ड्रेसिंग करते हैं. अनस्टेजेबल में एडहेरेंट जो चिपकने वाली फिल्म्स होती हैं, जैसे नॉर्मली वो क्या यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गई उसका नाम, that is to stick and that provides a cushion on the skin, ठीक है. और या तो कोई गॉज की ड्रेसिंग है या प्रिस्क्राइब जो भी डॉक्टर की ड्रेसिंग, अगर वो बोलते हैं कि आईएनडी वगैरह करना है तो एज वॉट एवर डॉक्टर्स ऑर्डर, अदरवाइज अगर हमें चूज करना है तो फिर हम जो है वो गॉज की ड्रेसिंग करते हैं, और कोई प्रिस्क्राइब सोल्यूशन अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो वो हम उसके साथ ड्रेसिंग कर देते हैं, ठीक है. ओके, इसके बाद इसमें से कोई सवाल है, एनी क्वेश्चंस? नो मैम. अच्छा, एक मिनट, मैं इसमें एक चीज बताना भूल गई. इसमें वूंड का ना वो बताना भूल गई, यहाँ पर आ रहा था. हाँ, एक्सुडेट्स ऑफ वुंड, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो यू शुड नो व्हाट इज इस किसमें जो है वो कौन सी. सिरस फ्लूइड क्या होता है कि क्लियर या स्ट्रॉ कलर का जो वाटरी फ्लूइड होता है इसको सिरस फ्लूइड बोलते हैं. सेरोसिजेनस जो फ्लूइड होता है दैट इज पेल पिंक और वाटरी कलर का होता है, ठीक है. सैनोजेनस इज रेड ड्रेनेज, दैट इज एबनॉर्मल और ये ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, और पिरुलेंट इज के इन्फेक्शन को जो है वो इंडिकेट करता है. और इसमें क्या करना है कि हमें पुरुलेंट में क्या करना है, अभी मैंने बताया था,
कल्चर्स लेने। वेरी गुड, ठीक है। सो कल्चर्स लेने, और कल्चर लेने के बाद कौन सा मेडिसिन देंगे? नॉर्मली क्या एंटीसिपेट कर सकते हैं? एंटीबायोटिक्स देते हैं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो ये है ना, इस तरह की चीजें पूछते हैं कि पेशेंट को वुंड है, उसमें से सिरस फ्लूइड आ रहा है, या कौन सा पेशेंट है वो ऑन प्रायोरिटाइजेशन पे आप कौन सा देखेंगे? तो सिरस फ्लूइड उसको निकल रहा है, जैसे कैबेज हुआ है, पोस्ट कैबेज है और सिरस फ्लूइड निकल रहा है, तो इस पे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग। नॉर्मली कट्स के बाद या नॉर्मली जो है ना वो हमें छोटा सा डैमेज होता है तो उसमें सीरस फ्लूइड निकलता है, तो उसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिरस में भी नहीं करने की जरूरत होती, सेरोसिजेनस में भी नहीं करने की जरूरत होती, लेकिन सैनिजेनियस में एक्टिव ब्लीडिंग हो सकती है, सो दैट वी नीड टू सी। और अगर प्रूलेंट है तो हमें देखना है कि ये इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों थोड़ा सा हाई अलर्ट देखना है। इट्स ओके, दीज टू आर ओके, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैम, इसके बाद यस, नॉर्मली जो भी वाउंड होगा जब वो हील कर रहा होता है उसका कौन सा कलर होता है? उसका कलर पिंकिश होता है। अगर ब्लैकिश बता रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि हीलिंग खराब हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, एक और भी चीज आती है एग्जाम में बड़ी कॉमनली आती है, दैट इज डिहाइसेंस, ठीक है। अब ये भी बड़ा फैंसी नाम है ना, तो हमें नहीं पता होता तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सो वी शुड नो। डिहाइसेंस बोलते हैं जैसे कि नॉर्मली वुंड होता है ना, किसी को पता है वैसे डिहाइसेंस क्या होता है? इफ समबडी नोज। मैम इसमें ये होता है कि जो स्किन जो दोनों उसके पार्ट है वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर ना मिले तो फिर इसको ये कहते हाँ, हैं एब्सेंस ऑफ नॉर्मली स्किन जो बॉडीज स्किन, लाइक। वेरी गुड, ठीक है, जो एजेस होते हैं ना वुंड के, वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। और उसकी ये कॉम्प्लिकेशन है पुअर वुंड हीलिंग की। और हमें जो है ना, कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी कट है, तो हमें प्रिवेंट करना है डिहाइसेंस को। डिहाइसेंस एक्चुअली रिस्क फैक्टर्स आर कि जिसकी पुअर सर्कुलेशन है, जैसे इम्पेयर्ड सर्कुलेशन है, अगर हाइपोटेंशन हो रहा है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन है, जैसे कि बहुत स्किन की परफ्यूजन अच्छी नहीं हो रही है, या बहुत कोल्ड टेम्परेचर में है, या तो फिर जो है वो सर्कुलेशन, हाँ सर्कुलेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, या तो फिर बहुत एक्टिव स्मोकर हैं तो उनकी परसिस्टेंट वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन रहती है। तो अगर इस तरह के कोई रिस्क फैक्टर्स है, सो वी नीड टू चेक दैट। कोई ऐसी मेडिकेशंस पर हैं जिससे पुअर वुंड हीलिंग हो रही है, जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह लेते हैं तो उससे जो है वो हीलिंग पुअर हो जाती है, तो उससे ऐसी कोई मेडिकेशंस पे हैं तो वी नीड टू चेक दैट। ओबेसिटी है, ओबेसिटी की वजह से भी हीलिंग जो होती है वो ऑल्टर्ड हो सकती है। डायबिटीज की वजह से पुअर वुंड हीलिंग होगी, स्मोकिंग की वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पुअर वुंड हीलिंग होगी। पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस हैं, ठीक है, जैसे आर्टीरियल पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीजेस हैं, तो क्या होगा कि उसमें जो है वो आर्टरी से परफ्यूजन होगी नहीं वुंड की, और उसकी वजह से जो है ना डिहाइसेंस हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन है, हाइपरटेंशन की वजह से, बिकॉज हाइपरटेंशन कॉजेज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पुअर पेरिफेरल वेस्कुलर सप्लाई हो सकती है, एंड दैट कैन कॉज डिहाइसेंस। स्टेरॉइड्स की वजह से हो सकता है, कोई इन्फेक्शन है या इम्पेयर्ड ब्लड फ्लो है जिसकी वजह से नेक्रोसिस, और वुंड में जो है वो नेक्रोसिस हो सकता है। या तो फिर कोई एब्डोमिनल या चेस्ट सर्जरी हुई है, कोई मैसिव सर्जरी हुई है, लेकिन पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और कॉफिंग है। नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन और कॉफिंग क्या करता है कि जब पेशेंट को नोजिया, वॉमिटिंग परसिस्टेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से अगर एब्डोमिनल वुंड है तो उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा और जो टांके हैं वो खुल सकते हैं, तो डिहाइसेंस हो सकता है, ठीक है। इंटरवेंशंस क्या करेंगे इसमें? इंटरवेंशंस ये करेंगे कि हम ब्लड शुगर्स चेक करेंगे पेशेंट को, पेशेंट की, और एंटीमेटिक्स देंगे नोजिया वॉमिटिंग के लिए, स्टूल सॉफ्टनर्स देते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए, नॉर्मली डक्यूसेट या फ्लूइड और फाइबर्स देते हैं, ठीक है। और स्प्लिंट करते हैं वुंड को, पेशेंट को बोलेंगे कि जब खांसी करें तो तकिया जो है वो पकड़ के रखें, और तकिया रखने के बाद खांसी करें, दैट विल कॉज द स्प्लिंटिंग, और स्प्लिंटिंग की वजह से डिहाइसेंस जो है वो रोका जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ ये चेस्ट एंड लेग इncisions। ओके,
अच्छा, इसके बाद एक और इसमें आता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंजरीज। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इंजरीज अगेन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन हो सकती हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर्स आर एडवांस स्टेज की वजह से कि एज जो है वो अबव 60 है या अबव 60 से हो सकता है, बट अबव 80 आर एट मोस्ट रिस्क, ठीक है। इमोबिलाइजेशन है, प्रोलॉन्ग्ड इम्पेयर्ड सेंसेशन है, डायबिटीज, पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिसिट्स हैं, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस है, कैंसर है जिसके अंदर कीमोथेरेपी पर है, इम्पेयर्ड परफ्यूजन है, स्किन मॉइस्चर में या तो स्किन बहुत ड्राई है या तो बहुत ज्यादा वेट है, ठीक है। और अल्जाइमर्स अगर है तो न्यूट्रिशनल डेफिसिट हो सकता है उनके अंदर, क्योंकि अल्जाइमर्स में पेशेंट जो होता है वो खाना खाना ही भूल जाता है। तो अल्जाइमर्स में ये चीजें हो सकती है, भले वो एक्टिव है कुछ भी है, लेकिन प्रेशर इंजरीज और जो है वो इंजरीज हो सकती हैं, स्किन की पुअर हीलिंग हो सकती है, बिकॉज दीज पेशेंट्स आर मोस्ट ऑफ द टाइम मेल नरिश्ड। प्रिवेंशन के लिए हम ऐसे पेशेंट्स को हाइड्रेशन देंगे और स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे विद सम, फॉर एग्जांपल कोई हमने जो है वो ड्रेसिंग कर दी या स्किन के ऊपर कोई प्रोटेक्टिव जैसे लोशन वगैरह लगा दिया, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना है स्किन को। पैडिंग चेयर या कमोड जो है तो वो पैडेड होने चाहिए, ठीक है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ओके, और पेट चेयर और कमोड जो है वो पैडेड होने चाहिए। स्किन इंटैक्ट, हम देखेंगे कि स्किन कैसी है, उसका असेसमेंट करेंगे। रेंज ऑफ मोशन हमने बात की, एवरी शिफ्ट करनी है, और पोजीशनिंग एवरी 2 आवरली या उससे पहले करानी है। और शेयरिंग को अवॉइड करना है, हमें पेशेंट को खींच खाच नहीं करनी है पजामों से और कपड़ों से, ठीक है। ड्रॉ शीट्स वगैरह यूज करते हैं फॉर मूवमेंट ऑफ द पेशेंट, फॉर पोजीशनिंग एंड एवरीथिंग। चेस्ट और लेग के इंसिजन्स अगर हैं, नॉर्मली कैबेज के बाद होते हैं, या कोई चेस्ट सर्जरी, थोराकोटमी है, या कोई लेग्स की सर्जरी है जैसे फ्रैक्चर्स वगैरह हुए हैं, उसकी रिपेयर हुई है, तो इस तरह के अगर इंसिजन्स हैं तो नॉर्मली इंसिजन्स को हम सोप एंड वाटर से जो है वो वॉश करते हैं, ठीक है। पायोडीन, एंटीबैक्टीरियल, ये फलाना दिमागा, इतनी सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, लेकिन बी वेरी विजिलेंट कि सिर्फ सोप एंड वाटर से ही क्लीन करना है, ठीक है। ये बहुत कॉमनली कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। शावर जो है वो ओके है, ठीक है, बट पेशेंट को हम बाथ लेने का मना करते हैं। बाथ तकरीबन सभी डिजीजेस में मना होता है, ठीक है। सो फॉर योर इंफॉर्मेशन, बाथ एग्जाम में आए ना तो ये कंफ्यूज करने के लिए, शावर ओके है, लेकिन अगर चेस्ट इंसिजन है तो शावर का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि वो इंजरी और क्रिएट करे। सो प्रेशर जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, और डायरेक्टेड टूवर्ड्स चेस्ट ना हो, फेस या कहीं और डायरेक्टेड हो तो दैट्स ओके। नो डायरेक्ट पावर। यस, What is the difference between shower taking and bath taking? शावर में वो शावर होता है ना जो फवारा होता है, वो उसमें नहाते हैं, और बाथ तो बाथ टब भर के और फिर उसके ऊपर रिलैक्स होके नहाते हैं। तो बाथ टब में क्योंकि पानी जो है वो हम खड़ा रहता है, और उस पे पेशेंट अगर बैठ रहा है तो क्या होता है कि अपनी बॉडी की गंदगी और सब कुछ उसी में ही रहता है, सो दैट कैन इन्फेक्ट द वुंड, इसलिए बाथ मना करते हैं। शावर्स क्योंकि बहता हुआ पानी होता है तो वो लगता है बॉडी को और वो वॉश आउट हो जाता है, वो चला जाता है ड्रेनेज में। तो शावर इज ओके, बाथ इज नॉट ओके, ठीक है। ओके, डायरेक्ट पावरफुल शावर्स नहीं होने चाहिए। इचिंग, नमनेस और टिंगलिंग जो है ये एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है, ठीक है। हम नॉर्मली टिंगलिंग सुन के हमें लगता है कंपार्टमेंट सिंड्रोम है, लेकिन फॉर चेस्ट एंड लेग इंसिजन्स, इचिंग, नमनेस एंड टिंगलिंग जो है ना एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स है, सो एक्सपेक्ट दैट, ये हो सकता है। इसके अलावा हाई टेम्परेचर्स जो है उसको नोट करना है, लेकिन हाई टेम्परेचर एग्जाम के हिसाब से याद रखना है कि ग्रेटर देन 100.4 है। अगर 100 का टेम्परेचर है इट्स नॉट हाई ग्रेड, ठीक है, इट्स लो ग्रेड, और ये नॉर्मली होता है। इससे कम टेम्परेचर 104 से कम टेम्परेचर रह सकता है, बिकॉज सर्जरी कॉजेज स्ट्रेस ऑन द बॉडी, और स्ट्रेस की वजह से टेम्परेचर बढ़ सकता है, ठीक है। अच्छा, इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं कि WBC के डिफरेंशियल्स चेक करते हैं। WBC के डिफरेंशियल्स चेक करना इसलिए ज़रूरी है जैसे कि लिम्फोसाइट्स है तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन,
इसमें जो है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस इजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स थोड़े नॉर्मल से हायर साइड पे हो सकते हैं। अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑन द बॉडी, कैबेज की वजह से स्ट्रेस होता है बॉडी के ऊपर, और उसकी वजह से इजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल से थोड़े से बड़े हुए हो सकते हैं। न्यूट्रोफिल्स यूजुअली इंक्रीज इन वायरल फीवर्स, वायरल इन्फेक्शंस एज वेल, ठीक है। सो अगर वायरल इन्फेक्शन हम डिटेक्ट करें तो हम न्यूट्रोफिल्स देखते हैं, अगर हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिटेक्ट करें तो हम लिम्फोसाइट्स देखते हैं। इजिनोफिल्स यूजुअली जो है वो उसके अंदर बड़े हुए होते हैं अगर अलर्जिक रिएक्शंस हो, लेकिन इसमें इजिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स दोनों बड़े हुए होंगे, दैट विल टेल यू कि पेशेंट इज हैविंग स्ट्रेस। ओके, लोशंस, ऑयल्स, पाउडर्स इंसिजन पे नहीं लगाने, बिकॉज उस पे क्या होगा कि जो है वो उसके अंदर इन्फेक्शन एंट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो लोशंस, ऑयल्स और पाउडर्स नहीं इस्तेमाल करते हैं। मैम ये जो सोप आपने कहा विद सोप और वाटर, तो हमने एंटीबैक्टीरियल एनी सोप यूज सोप, करना? नहीं, एनी सोप, एनी माइल्ड सोप कैन बी यूज्ड, ठीक है। इस ये भी कंफ्यूज करने के लिए होता है कि एंटीबैक्टीरियल सोप, ये सोप नहीं, नॉर्मल माइल्ड सोप, नॉर्मल सोप एंड वाटर से वॉश कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो दैट्स इट। कोई क्वेश्चन है? अभी 1-2 सवाल है इसके अंदर, सॉन्डर्स के अंदर, वो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसके अंदर, ठीक है। आई थिंक 2 भी है या 3 भी। The nurse reviews the nursing documentation in a client's charts and notes that the wound care nurse has मैम स्क्रीन नहीं documented. शो हो रही। Screen is showing. Oh, sorry. नहीं। Yeah. The staff nurse reviews the nursing documentation in a client's chart and notes that the wound care nurse has documented that the client has a stage 2 injury in the sacral area. Which finding would the nurse expect to note on assessment of the client's scar area? Number 1 is intact skin, full skin thickness loss, and exposed bone, tendon, and muscles, partial thickness skin loss, and exposed dermis. This one, fourth one. The nurse is performing a skin assessment on client and notes an area of full thickness loss of skin on sacrum. Adipose tissue and granulation tissue are present with no visible muscle, tendon, ligament, cartilage or bone. How would the nurse classify this pressure injury? Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. 3. 3. 3 हो गए मैम। No visible लिखा है, no visible muscle. यस, वो तो फोर्थ में थे ना मसल वो। Adipose tissue, granulation tissue are present with no visible muscle, tendon, ligament, cartilage or bone. How would the nurse classify this pressure injury? Third. हाँ, it's stage 3, ठीक है। स्टेज 3 के अंदर जो है वो हमारे मसल्स और जो है वो नजर नहीं आते, ठीक है, और इट्स ऑल लॉस्ट, फुल थिकनेस लॉस है, ठीक है, ये लिखा हुआ है, फुल थिकनेस स्किन लॉस है, और जो है वो विजिबल नहीं है, मसल्स, टेंडन और लिगामेंट सब लॉस्ट हैं, सो इट्स स्टेज 3। नंबर 4 एक और भी क्वेश्चन था। The nurse is preparing to provide wound care to a client with a stage 1 pressure injury. Which dressing would the nurse expect to be prescribed for in the treatment of the wound? Hydrogel, transparent, antimicrobial, calcium alginate dressing. ट्रांसपेरेंट। Transparent, very good. That's it. Any questions? नो मैम। कुछ की पॉइंट्स बता दिए थे, वो याद रखने एग्जाम के लिए, ठीक है। 1 is serotogenous or serous fluids are normal, neutrophils and eosinophils can remain high, ठीक है, ये, और फीवर जो है वो 100.4 डिग्रीज तक जो है वो हो सकता है, एंड शावर्स ले सकते हैं, बाथ्स नहीं ले सकते। दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर ऑल काइंड्स ऑफ इंसिजन्स, ठीक है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू मैम।